Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने इससे पिछली दो वीडियो में मैथ्स स्टार्ट की है और मैथ्स का हमने टॉपिक एक डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल का, जिसे हम हिंदी में विभाजकता के नियम भी बोलते हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या, कैसे हम उसे चेक करते हैं, और दूसरी क्लास में हमने देखा पेपर में आए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो शायद वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का हमारा अगला टॉपिक HCF और LCM, यानी मासापा और लासापा। ठीक है, इसमें भी हम देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जो बाकी जगह से आपको अलग मिलेंगे और कुछ ऐसे तरीके जो शायद आपको HCF या LCM में पहले से ना पता हो। ठीक है, जिनका यूज हम अपने जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनमें करके बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे हम 5-5, 10-10 सेकंड में भी खत्म करके आगे निकल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूं HCF और LCM। देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है LCM और HCF। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कोई दो नंबर आपके पास है। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मान लीजिए कोई एक नंबर है आपके पास, ठीक है, और कोई दूसरा नंबर है आपके पास, और इन दोनों नंबरों में कोई कॉमन वैल्यू है। ठीक है, कॉमन वैल्यू, यहां भी कुछ कॉमन है, वही चीज यहां भी कॉमन है, यानी दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी है जो सेम है। ठीक है, और मैं बोलूं उस सेम वैल्यू को छोड़ने के बाद आपके पास कुछ गुणज बच रहा है। ठीक है, गुणज का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर N1 बच रहा है और यहां पर बच रहा है N2। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं यहां पर N1 और N2 है क्या। N1 और N2 यहां पर है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, यहां N1 और N2 को प्राइम नंबर्स हैं। देखिए, प्राइम नंबर तो आपको पता होगा, प्राइम नंबर आपने पढ़ा भी होगा कि एक ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद से भाग जाए या फिर एक से भाग जाए, उसे हम बोल देते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, जैसे आप मान लीजिए 2 है आपका, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आता है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए 2 जो होती है ये एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे बेस्ड। ठीक, आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, जैसे हमने माना कि नंबर है आपका 17। ठीक है, प्राइम नंबर है, ये हमें पता है क्योंकि 17 में या तो 17 से भाग जाता है या फिर 1 से जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई कि ये नंबर प्राइम नंबर है। अब को प्राइम की जो हमने बात की है यहाँ पर, तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि प्राइम को प्राइम से रिलेट मत करिएगा, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यहाँ कुछ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उससे आपको शायद क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 11, 12। यहां आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 11 और 12, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब कि इन दो नंबरों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, अब जैसे 4 है, ये तो आपको पता है कि ये प्राइम नंबर तो है नहीं,
4 में 2 से भाग भी चला जाता है, 4 से भी चला जाता है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स बिल्कुल अलग चीज है और को प्राइम नंबर अलग चीज है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या है आप समझ चुके होंगे कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन नंबरों को हम बोलते हैं असहभाज्य संख्याएं, जिनमें आपस में डिवाइड ना जाए एक दूसरे में। ठीक है, तो यहां से शायद ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी। यही मैंने लैंग्वेज में लिखा है, n1 और n2 को प्राइम नंबर्स हैं, यानी जब हम दो नंबरों में से कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे, उसके अलावा जो हमारे पास वैल्यू बचेंगी वो हमारी होंगी को प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूं, ये आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा है 4 और एक लिखा है 8। अब मैं आपसे बोलूं इन दोनों में कॉमन क्या है, आप लिखोगे 4 यहां कॉमन है, 4 यहां भी कॉमन है। आप इसे कैसे लिखते हो, 4 को आप 4 गुणा 1 लिख सकते हो, 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हो। कॉमन नंबर तो आपने दोनों में लिख ही दिया। वही चीज हमारी ये हो गई, कॉमन नंबर जो था वो तो हमारा दोनों में लिखा है, लेकिन जो n1 और n2 है वो ये हो जाएंगे, जो आपका 1 है ये हो जाएगा आपका n1 और जो आपका ये 2 है ये हो जाएगा आपका n2। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ और चीजें जो HCF में यूज होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आप पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटाइए, तो क्या आएगा आपको पता है, कॉमन। कॉमन की जगह हम लिख सकते हैं HCF। जो एक कॉमन लिखा है ना, यही HCF होता है आपका। जो भी दो नंबरों में आपको कॉमन मिल रहा हो वो आपका HCF। ठीक है, तो यहां हम कॉमन की जगह लिख रहे हैं HCF। ठीक है, और पहली संख्या में से दूसरी घटानी है तो आप करेंगे क्या, n1 माइनस n2। आपका जो HCF था वो तो कॉमन आ गया, दोनों में जो कॉमन था वो हमने यहां लिख दिया, पहले से दूसरा हमने घटा दिया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि अगर n1 और n2, यानी जब n1 में से जब n2 आप घटाएं और आपको एक मिले, ठीक है, तब कॉमन वैल्यू, यानी जो दोनों में कॉमन था, तब कॉमन वैल्यू HCF होगी। ठीक है, अभी इसे एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, जब भी आप n1 में से n2 घटाएं और आपको एक मिल रहा हो, ठीक है, तो जो कॉमन वैल्यू होगी वही आपकी HCF होगी। और अगर मैं बोलूं कि जब आप n1 में से n2 घटाएं, ठीक है, जब आप n1 में से n2 घटाएं और ये एक के इक्वल ना आ रहा हो, ठीक है, जब आप n1 से n2 घटाएं और एक के इक्वल ना आ रहा हो, तब कॉमन वैल्यू डायरेक्ट HCF नहीं हो सकती। ठीक है, तब कॉमन वैल्यू डायरेक्ट HCF नहीं होगी। ठीक है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये चीज उतनी क्लियर नहीं हो रही हो। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे ना, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नीचे का शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ वाला मैं ये हटा देता हूँ, डायरेक्ट HCF नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी छोटी सी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास दो नंबर हैं, उनमें जो कॉमन हो वो आप लिख दीजिए और कॉमन के अलावा जो आपका बचे वो लिख दीजिए। जो हमने अभी समझा था 4 और 8 का एग्जाम्पल लेके, सेम वही चीज है, वो चीज मैंने यहाँ लिखी है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ये है कि जब n1 और n2 का डिफरेंस एक आएगा, तब जो कॉमन वैल्यू हमने ली होगी वो डायरेक्ट हमारा HCF हो जाएगी। और जब n1 और n2 का डिफरेंस एक के बराबर नहीं होगा, तो कॉमन वैल्यू हमारी डायरेक्ट HCF नहीं होगी। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने और आपको
समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि नंबर है आपके पास 60 और 48। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि यार एक काम करो, इन दो नंबरों का HCF निकालो, यानी मासा निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? या तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप गुणनखंड विधि लगाएंगे, ठीक है, या फिर भाग विधि लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक बढ़िया तरीका होता है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक काम करिए, आप दोनों नंबरों का डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, जब आप 60 और 48 का डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12। और यहां पे जो 12 है यही इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 60 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 × 5, और 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 × 4। ठीक है, और मैंने आपसे क्या बताया था, अगर N1 और N2, यहां पर N1 था हमारा 5 और N2 था हमारा 4, 12 जो थी ये तो हमारी कॉमन वैल्यू हो गई थी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब N1 और N2 का डिफरेंस 1 आ जाए, यहां आप जब N1 माइनस N2 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 5 में से 4 गया 1, तब जो कॉमन वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो इनमें कॉमन वैल्यू क्या थी? 12, 12 यहां भी था, 12 यहां भी था, इसलिए हमारा 12 डायरेक्ट HCF हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं एक काम करिए, दो नंबर मैं और लिख रहा हूं, इनका HCF निकाल के दिखाइए। तो आपके नंबर है वो है आपके 60 और 24। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं 60 और 24 का मासा क्या होगा? ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो हमने इस टाइप से किया था वही हम यहां करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं। ठीक है, 60 और 24 का मैंने अंतर लिया, मिला कितना? जब इनका अंतर लेंगे आपको मिलेगा 36। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यार 36 तो इन दोनों का मासा हो नहीं सकता, क्योंकि 36 से 24 में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो 36 तो नहीं है यार आंसर। अब क्या करें हम? अब हम ये करेंगे, मैं आपसे बोलूं कि आप 36 से छोटा, उससे जो जस्ट नीचे वाला हो उससे चेक करिए। अब जस्ट नीचे वाले से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 36 के नीचे अगर 35 आता है तो 35 से चेक करेंगे। मेरा मतलब ये है, आप अब 36 में 2 से डिवाइड दीजिए और जो भी आए उससे एक बार चेक करिए। मान लीजिए आपने 36 में 2 से डिवाइड दिया, आपका आया क्या? 18। अब 18 से आप चेक करिए, आप देख पा रहे होंगे 18 से 24 में भाग नहीं जाता, तो 18 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं एक काम करो, 18 से भी नीचे वाले से चेक करो। 18 से नीचे वाला में कैसे पता चलेगा? पहले हमने 36 में दिया था 2 से भाग, इस बार हम देंगे 36 में 3 से भाग। ठीक है, जब आप 36 में 3 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12। ठीक है, और 12 एक ऐसा नंबर है जो 60 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी डिवाइड करता है, इसलिए जो इसका मासा होगा वो हो जाएगा 12। 60 और 24 का जो मासा आएगा वो आ जाएगा 12। शायद एक डाउट आ रहा हो आपके मन में कि यार जब इससे हमने डायरेक्ट घटाया था तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया था, जब इन्हें घटाया तो हमारा डायरेक्ट जो आंसर मिला वो हमारा राइट आंसर क्यों नहीं था? ठीक है, अब मैं वही चीज आपको बोलूंगा कि जो मैंने पहले कहा था कि N1 माइनस N2 करिए, अगर डिफरेंस एक आ रहा है तो जो डायरेक्ट कॉमन वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगी। अगर एक डिफरेंस नहीं आ रहा है तो कॉमन वैल्यू आंसर नहीं होगी। चलिए यहां हम वो चीज देखते हैं। अब 60 को कैसे लिखते हैं? 12 × 5। ठीक है, और मैं ये थोड़ा और पास लिख दूं इससे आपको विजिबल हो। ठीक है, 12 × 5। ठीक, 24 को कैसे लिखते हैं आप? 12 × 2। अब N1 और N2, N1 बराबर हमारा 5 हो गया, N2 बराबर हमारा क्या आ गया? 2। N1 और N2 का आप जब डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपको 1 मिल रहा है? जब आप 5 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? 3। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर नहीं है तो जो डायरेक्ट घटाने पे हमें वैल्यू मिलेगी, कॉमन वैल्यू, वो हमारा आंसर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से चेक किया और हमें HCF इसका पता चला। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे और क्लियर हो आपको। ठीक है,
देखिए बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं। जितना आप एकदम कूल मूड में बैठ के पढ़ेंगे ना, इतना एकदम चिल मोड में कि हाँ ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लग रहा, हम कोई भी फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, आपको पता है मैं कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर बिहेव कैसे करते हैं, कैसे संख्याएं आपस में कोरिलेट होती हैं। ठीक है, तो वो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास नंबर लिखे हुए हैं 30 और 42। दो संख्याएं हैं आपके पास 30 और 42। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि इनका मासा क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? वही तरीका जो मैंने आपको बताया कि दोनों का डिफरेंस लीजिए डायरेक्ट। आपका डिफरेंस क्या आया? 12। ठीक है, अब आपको पता है कि 12 से तो 30 में डिवाइड जाता नहीं है ना, 42 में जाता है। तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट छोटे वाला चेक करेंगे। जस्ट छोटा वाला कैसे करते हैं? जो भी यहाँ हमारा डिफरेंस आया है उसमें हम 2 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 से डिवाइड दिया तो इससे जस्ट छोटा वाला में क्या मिल गया? 6। अब हमने चेक किया 6 से 30 में भी डिवाइड जाता है और 6 से 42 में भी डिवाइड जाता है। इसलिए जो हमारा HCF होगा इन दोनों संख्याओं का, वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको खुद करने की कोशिश करनी है और देखना है क्या आपका HCF निकल के आता है। ठीक है, ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं और एक नंबर में बढ़ा देता हूं इनके साथ में। मान लीजिए एक और नंबर होता है 135। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलता है इन तीनों संख्याओं का मासा बताइए, तो आप कैसे करते हैं? ये 3 नंबर हैं, इन तीनों संख्याओं का आपको मासा बताना है, तो आप कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। दो नंबर का आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, आप इन दोनों का भी ले सकते हैं, इन दोनों का भी ले सकते हैं, या फिर इन दोनों का भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें लेना क्या है, मतलब प्रेफर क्या करेंगे हम प्रेफर वो करेंगे कोई दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस हमें छोटा मिले, कम मिले, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 30 और 42 में जो अंतर मिलेगा वो हमें छोटा मिलेगा, इसलिए हम इन दो नंबर का डिफरेंस लेते हैं। चलिए मैंने मान लिया और ये आ गया 12। अब आपको पता है 12 से 30 में भाग नहीं जाता, तो इससे छोटा वाला लिया हमने, छोटा वाला नंबर आया हमारा 6। अब 6 से 30 में चला जाएगा, 6 से 42 में भी चला जाएगा, लेकिन क्या 6 से 135 में भाग जा पाएगा? ठीक है, आपको यहां से देख के बोल देना है नहीं, क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये पढ़ा चुका हूं कि 6 से कोई संख्या विभाजित तब होगी जब वो 3 और 2 से विभाजित होती हो। क्या 135 2 से विभाजित हो पाएगी? आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यार 6 से भी नहीं जा रहा। अब क्या करें? अब मैं बोलूंगा कि 6 से और छोटा नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 3। ठीक है, अब 3 से 30 में डिवाइड जाता है, 3 से 42 में भी जाता है। हमें चेक करना है क्या 3 से 135 में जाता है। कैसे चेक करेंगे? 3 जहां दिखे उसे हम हटा दें, ये 3 गया, 5 और 1 6, ये भी 3 गया, यानी 3 से 135 में भी डिवाइड जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों संख्याओं का जो हमारा मासा होगा, मासा, वो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि मासा निकालने का एक्चुअल में तरीका होना क्या चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ा है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो आपका यही है कि डिफरेंस लीजिए, और या तो डायरेक्ट डिफरेंस जो आपका आ रहा है वही आंसर होगा, या फिर उससे छोटे छोटे हम चेक कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, अगर आपके सामने तीन संख्याएं हैं, 363, 429, 363, 429, और मैं एक नंबर ले लेता हूं आपके लिए 693। ठीक है, मैं आपसे बोलूं इन तीनों संख्याओं का मासा बताइए क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप गुणनखंड विधि से करने बैठेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है। पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर आपको बेस्ट तरीके नहीं पता है तो आप अपने पुराने वाले तरीकों से करते रहिए और अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। देखिए आंसर तो आपका निकल आएगा, लेकिन शायद आपका पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी वो स्मार्ट अप्रोच आपकी थी नहीं।
आप तो उन्हीं तरीकों से कर रहे हैं जिन तरीकों से आपने अपनी 8वीं 9वीं 10वीं पास की थी, ठीक है। उन तरीकों से कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स है वो आपके नहीं निकल सकते। आपको कुछ ना कुछ अलग चीज सोचनी पड़ेगी, कोई ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए जो बाकी भीड़ से आपको अलग बनाए, ठीक है। तो वही चीजें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। वही सेम तरीका मैं फिर से आपसे बोलूंगा, मैंने आपको क्या बताया था, कोई दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस आपको कम लग रहा हो उनके बीच का अंतर लीजिए। मान लीजिए आप 429 और 363 में अंतर लेते हैं, कितना आएगा आपका? 9 में से 3 गया 6 और ये 12 में से 6 गया 6, इन दोनों का अंतर आ गया 66, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था या तो डायरेक्ट जो अंतर आ रहा है वही हमारा HCF होगा, इसे हम चेक कैसे करें? क्या 66 से 363 में भाग जाता है? ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि 66 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? मुझे तो ये चीज देखो पता चल गई कि 66 से इसमें भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या से विषम संख्या में पूरा पूरा भाग कैसे जा सकता है? कॉमन सेंस की बात है। और आपको वो भी पता है कि ये 66 है, ये 6 और 11 को मिला के ही तो बना है, और 6 की हमें डिविजिबिलिटी चेक करना आता है कि संख्या में 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी। आपको दिख रहा होगा कि एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 2 से ही भाग जा रहा हो, तो 66 से तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा आप इससे छोटे वाले से चेक करिए। अब 66 से कम क्या होगा? अगर आप इसमें डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा छोटा नंबर 33। अब मैं आपसे बोलूं 33 से चेक करिए, 33 का मतलब क्या है कि उसमें 3 से भाग जाना चाहिए और 11 से भी जाना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए आपको ये दो नंबर चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, फिर भी आप करना चाहें तो कर लीजिए। इनमें भी देख लेते हैं 3 और 11 से भाग जा रहा है कि नहीं। पहले हम चेक करते हैं 3 से। देखिए 3 से हम चेक करेंगे, 3 3 जहां दिखेगा उसे हम हटा देंगे, ये 3 गया ये 3 गया, और 6 में भी 3 से भाग जाता है इसलिए ये 6 भी गया। यानी ये संख्या तो ऐसी है जिसमें 3 से भाग जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, 3 का मल्टीपल जहां भी देखा उसे हटा दिया, यानी 9 में 3 से भाग चला गया, और 4 और 2 होते हैं 6, 6 में भी 3 से भाग चला गया, इसलिए इस पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ, ये 3 हट गया, 9 में 3 से भाग जाता है ये भी हट गया, 6 में 3 से भाग जाता है ये भी हट गया। अब मुझे चेक करना है क्या 11 से भाग जा रहा है सब में? 11 का हमें पता है चेक करने का तरीका, यहां से स्टार्ट किया, एक नंबर छोड़ के यहां गए, यानी आपने 6 प्लस 3 किया, आपका कितना मिला 9, और 9 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। अगर डिफरेंस 0 आएगा तो उस पूरी संख्या में 11 से ही भाग जाता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा, इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वो होगा 33, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप दिमाग लगा के पढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लगे। एकदम चिल मोड में बैठिए कि बिल्कुल आसान है चीज, ये सोच के पढ़िए और छोटी छोटी चीजें उन्हें समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, वैसे तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, आप उसे उठाइए और इस तरीके से निकालने की कोशिश करिए उनका मासा, आपको खुद से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं आपके पास कोई दो संख्याएं हैं x और y, यानी पहला नंबर जो आपका है वो है आपका x और दूसरा है आपका y, और इनका जो HCF है वो है आपका 4, तो इनका LCM क्या होगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली चीज ढंग से पढ़ी है जो मैंने अभी समझाई थी, तो आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, अगर यहाँ पे HCF 4 आ रहा है, HCF होता क्या है? दोनों नंबरों में जो कॉमन हो, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे 4 आ रहा है, आपको यहाँ कहीं 4 तो दिख नहीं रहा, तो यानी संख्याएं हमारी x और y ना होके क्या रही होंगी? 4x और 4y। तभी तो HCF में दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, और जो भी कॉमन आ रहा है वो दोनों संख्याओं में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी संख्याएं रही होंगी 4x और 4y, तब इसका HCF होगा 4, ठीक है। अब मैं बोलूं इसका LCM क्या होगा, लासा क्या होगा,
देखिए लासा एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। ठीक है, आप बोलोगे अगर मैं 4x की बात करूं कि अगर लासा 4x हो तो पहली संख्या में तो भाग चला जाएगा। आप बोलोगे ठीक बात है। मैं बोलूँ यार कि अगर 4x है लासा तो 4 और y से भाग कैसे जाएगा, इसमें y तो आ नहीं रहा। तो आप कहोगे एक काम करें, 4 तो पहले ही से, इसमें अगर हम y जोड़ दें तो हमारा क्या हो गया 4xy। 4xy में 4x से भी भाग चला जाएगा और 4xy में 4y से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो लासा एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए उसे हम बोल देते हैं एलसीएम। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो x और y है ये है आपकी सह अभाज्य संख्या जो हमने पहले पढ़ा था ना, को प्राइम नंबर्स, वो ही है आपके x और y। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, यहाँ x और y को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इतनी चीज उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी। अब मैं इससे आगे आपसे बोलूं, एक काम करें, अगर हम इन दो संख्याओं को जोड़ दें। ठीक है, अगर मैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या करूं तो हमें क्या मिलेगा। आप बोलोगे 4 तो कॉमन था तो 4 यहाँ आ गया, x प्लस वाई ये मिल गया। ठीक है, वैसे ही मैं आपसे बोलूं अगर हम दोनों संख्याओं को आपस में घटा दें, यानी अगर मैं पहली में से दूसरी घटा दूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा। आप बोलोगे 4x माइनस वाई। 4 तो कॉमन था, वो तो मिला ही मिला, दोनों में कॉमन था वो हमने आगे लिख दिया और x में से y घटा दिया। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे होंगे अगर हमारा HCF4 था, ठीक है, तो जब दोनों संख्याएं हम जोड़ रहे हैं उसमें भी HCF आ रहा है, जब दोनों संख्याएं हम घटा रहे हैं उसमें भी HCF आ रहा है। और मैं आपसे बोलूं आप दोनों संख्याओं का गुणा करिए। ठीक है, अगर आप पहली में दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा HCF गुणे LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM, यानी अगर आप दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल करेंगे, तो किसके बराबर होगा, वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ये तो आपने पढ़ा भी है, हुआ होगा किताबों में बहुत लिखा होता है फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, अब पहली की वैल्यू क्या थी 4x, दूसरी की वैल्यू क्या थी 4y। ठीक है, HCF की वैल्यू क्या थी 4 और LCM की वैल्यू क्या थी 4xy। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का जब आप गुणनफल करेंगे तो आएगा आपका 16xy और यहाँ भी आपका आएगा 16xy। ठीक है, तो यहां से वो फॉर्मूला आपका निकला है ये वाला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको केवल बेसिक जो HCF और LCM का है उसे समझाने के लिए बता रहा हूं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से, इसलिए यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब अब मैं आपसे आपसे बोलूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 नंबर दिए होते। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर दिए होते, 3 नंबर आपके दिए होते, पहला, दूसरा और ये तीसरा। नंबर क्या होते हैं आपके x, y और z, और अगर उनका लासा हमें दिया होता 4। ठीक है, जब लासा में 4 देखा तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि वो नंबर आपके x, y, z नहीं होंगे, वो नंबर होंगे आपके 4x, 4y और 4z, क्योंकि जो कॉमन वैल्यू होती है वही तो हमारी HCF होती है, और कॉमन वैल्यू तीनों में क्या होनी चाहिए, अगर HCF हमारा 4 है तो कॉमन वैल्यू भी तीनों में 4 होनी चाहिए, इसलिए हमने 4 4 4 तीनों में लगा दिया। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इस संख्या का LCM बताइए क्या होगा, लासा क्या होगा, तो आप बोलोगे एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जिनमें इन तीनों संख्याओं से भाग चला जाए, यानी 4x, y, z। ये एक ऐसा नंबर आपको मिला जिसमें 4x से भी भाग जाएगा, 4y से भी भाग जाएगा और 4z से भी भाग जाएगा। ठीक है, वो ही आपका LCM हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए मैंने इस वीडियो में आपको कुछ कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए। ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि बेसिक एलसीएम और एचसीएफ का जो है वो क्या है। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीज अभी तक पता ही ना रही हो कि जो एचसीएफ होता है ये कॉमन नंबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आना, क्वेश्चन आना एक अलग चीज होती है। अगर आपको बेसिक मजबूत नहीं होगा तो अगर क्वेश्चन कभी आपका पढ़ा हुआ नहीं है और लैंग्वेज घुमा के दे दी तो आपको सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले अपना बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। हम भी जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम बिल्कुल उसका बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किताबी ज्ञान भूल जाइए, किताबों में क्या लिखा है। देखिए किताब बनाने वाले केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही दिखाएंगे या फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन जो दिखाएंगे वो फॉर्मूले पे बेस्ड दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम जो पढ़ेंगे ना अपनी मैथ्स में आगे हम जितने भी चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें 70 to 80% क्वेश्चन हम बिना किसी फॉर्मूले के ही सॉल्व करेंगे। चाहे हम परसेंटेज पढ़ें, चाहे हम लाभ और हानि पढ़ें, ठीक है, चाहे हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ें, हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हम बिना फॉर्मूले को यूज किए खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारी यही अप्रोच रहने वाली है अपने आगे आने वाली सीरीज में। मैथ्स की जो हमारी सीरीज रहेगी ठीक इसी तरह आपकी रीजनिंग की भी सीरीज आपको मिलेगी जो चैप्टर वाइज होगी। तो अभी हम मैथ्स की सीरीज पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम थोड़े दिनों में रीजनिंग की सीरीज पे भी काम करेंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियोस में इतना ही रख रहा हूं और कोशिश करूंगा मैं अगली वीडियो में आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊं एलसीएम और एचसीएफ के, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बोलूंगा प्लीज सबसे पहली जो वीडियो है हमारी मैथ्स की डिविजिबिलिटी रूल की उसे आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपका वो वीक है तो आपको बाकी चीजों में दिक्कत होती रहेगी। तो मेक श्योर आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो पढ़ के आएंगे, उसे अच्छे से बिल्कुल फिंगर टिप्स में आपके होनी चाहिए वो सब चीजें। यार 7 का कैसे चेक करते हैं मुझे पता है, 9 का कैसे चेक करते हैं अच्छा ऐसे करते हैं, ये सब चीजें आपकी फिंगर टिप में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों का यूज हम पूरी सीरीज में करने वाले हैं, हर चैप्टर में करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का यूज, और ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व भी ना करना पड़े, केवल ऑप्शन देखा उसी में हमने कुछ कुछ काम किया और खत्म। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर आपके लिए आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज में। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगले अपने वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।